रेल सिर्फ एक इंजन और डिब्बों की श्रृंखला नहीं, ये भारत के हृदय की धड़कन है। हर स्टेशन पर एक कहानी है। इस पर दौड़ते हैं करोड़ों सपने और हर सपने को मंजिल तक पहुंचाने का नाम है भारतीय रेल। ये बदल रही है, बढ़ रही है और नए भारत को अपने साथ में लेकर आगे बढ़ रही है। ये अग्रसर है विकसित भारत की ओर। एक तरफ भारत के सबसे उत्तरी हिस्से में मौजूद कश्मीर को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का एक सदी से पुराना सपना हो, या फिर दूसरी ओर दक्षिणी छोर पर रेल नेटवर्क को मजबूती देना हो। पश्चिम में रेल की बुनियादी ढांचे को मजबूत करना हो या एक्ट ईस्ट की आकांक्षाओं को धरातल पर उतारना हो, भारतीय रेल ने 2014 के बाद से एक नई रफ्तार पकड़ी है। ये गति है विकसित भारत के लिए, ये कोशिश है विश्व स्तरीय सुविधाओं के लिए। ये प्रतिबद्धता है रेल यात्रियों के बेहतर अनुभव के लिए। साल 2014 से अब तक रेलवे नेटवर्क और कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। 34,000 किलोमीटर से ज्यादा नई पटरियां बिछाई गई हैं। साथ ही 2014 से 2025 के बीच 45,000 रूट किलोमीटर से ज्यादा ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है। आज भारतीय रेल नेटवर्क लगभग 99% ट्रैक विद्युतीकृत यानी इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। रेलवे स्टेशनों पर स्थापित 2200 से ज्यादा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल्स स्थानीय दस्तकारों, कुम्हारों, हथकरघा कारीगरों और शिल्पियों की आजीविका को संबल दे रहे हैं। डिजिटल इंडिया के तहत भारतीय रेल के करीब 6100 से ज्यादा रेलवे स्टेशन वाईफाई सुविधा से लैस हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव रेलवे यात्रा की गति के लिहाज से है। 2019 में नई दिल्ली से बनारस के बीच जब पहली वंदे भारत ट्रेन दौड़ी तो यह सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, यह संकल्प था मेक इन इंडिया को गति देने का और भारतीय यात्रियों को एक नया अनुभव देने का। रेल यात्राएं पहले केवल एक से दूसरी जगह जाने का माध्यम थी। अब ये एक ऐसा अनुभव बन चुकी हैं जिसमें शामिल है सुविधा, तेजी और आधुनिकता की भावना। सिलवासा जा रहे हैं हमारे काम से, तो अगर हम कार में जाते तो ये 8 घंटा लगता। सुबह निकलते, रात को तो वापस आ ही नहीं सकते थे, तो खर्चा करते होटल का, टाइम बिगाड़ते। यहाँ हम लोग 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, काम करेंगे दिन भर और इतना कन्वीनियंट है कि रिटर्न कर जाएंगे इवनिंग में। सो इट्स कन्वीनियंस एंड दैट हैज़ मोटिवेटेड अस कि हम बड़ौदा से आगे निकलें और सिलवासा में कोई बिजनेस अपना बढ़ाएं आगे, अदरवाइज शायद हम नहीं बढ़ाते। मोड ऑफ ट्रेवल बेसिकली इम्प्रूव्स। सो आप फ्लाइट में क्यों जाते थे? बिकॉज आपके पास फिक्स स्टार्ट टाइम है, फिक्स एंड टाइम है, वो पहुंच जाएगी उतने टाइम पे, आप अपना बिजनेस कंप्लीट किया, आप वापस आ गए। अगर वही सेम पैसा और वही सेम या उससे कम पैसे में रादर ट्रेन में आप ट्रेवल कर पाते हैं, जो कि एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे छोटे एरियाज़ को कनेक्ट कर सकते हैं ट्रेन के साथ। उन एरियाज़ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप कम टाइम में पहुंच पाते हैं। आपकी और आपकी टीम की और आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब ये बहुत ही डायनेमिक इनिशिएटिव है वंदे भारत। खुद में आप सफाई से
एक साफ ट्रेन में आप ट्रेवल कर पाते हैं, स्टाफ कर्टियस है, आपका मूड वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अच्छा रहता है, ना कि 50 लोग आपको हैसल करने के लिए खड़े होते हैं। सो वो चीज़ें हैं जो कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। भारत में इस वक्त करीब 150 वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही हैं। भारत में कोच फैक्ट्रीज में तेजी से वंदे भारत का निर्माण किया जा रहा है ताकि भारत के सभी हिस्सों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। हालांकि इसी बीच दुनिया के कई देश इस भारतीय ट्रेन में बेहद दिलचस्पी दिखा रहे हैं। 2018 में हमने पहला वंदे भारत टर्न आउट किया। उसको हम लोग एज यू नो ट्रेन 18 नाम से जाना जाता था, ट्रेन 18 प्रोजेक्ट, बिकॉज 2018 में हमने उसको टारगेट किया था कि उसको निकालेंगे। जब से वंदे भारत बना है ना, पूरा पब्लिक का जो फोकस है इट्स बैक ऑन इंडियन रेलवेज। अभी भी जब आप प्लेटफॉर्म में जाएंगे, वंदे भारत निकलता है तो लोग इमीडिएटली खड़े हो जाते हैं और सेल्फी लेना चाहते हैं। मतलब आफ्टर 4 years ऑफ वंदे भारत, अब क्वालिटी ऑफ जो कोचेस जो हैं, राइडिंग कंफर्ट जो है, मतलब एक तरह का जॉय देता है लोगों को। और आप जहीं भी किसी कॉर्नर में जाएंगे, लोग यही पूछते हैं कि हमारे यहाँ वंदे भारत कब शुरू होने वाला है। मैं 100% श्योर हूँ कि 2 to 3 years फ्रॉम नाउ वी स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द एक्सपोर्ट मार्केट ऑल्सो। जब इंडिया का रिक्वायरमेंट सैचुरेट हो जाएगा या मोर और लेस सैचुरेट हो जाएगा और हमारे पास और भी एक्सपीरियंस आ जाएगा मतलब वर्ल्ड क्लास लेवल ट्रेन बनाने की, हम लोग ज़रूर एक्सपोर्ट करेंगे। भारतीय रेलवे का सपना सिर्फ लग्जरी ट्रेन तक सीमित नहीं, ये सपना है देश के साधारण यात्री को भी असाधारण अनुभव देने का। इस सपने को साकार करने के लिए रेलवे ने शुरू की हैं कुछ बेहद खास ट्रेनें, जैसे अमृत भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन्स, आधुनिकतम सुविधाएं, तेज गति, स्वदेशी तकनीक और सबसे अहम सामान्य किराया। पहली नमो भारत ट्रेन अहमदाबाद से भुज के बीच चली थी और यात्रियों को आज भी ये बेहतरीन अनुभव दे रही है। अहमदाबाद से भुज के लिए नमो भारत रैपिड रेल, पहली बार ये रैपिड रेल अहमदाबाद से भुज के बीच में चलाई गई है और यहाँ यात्रियों का किस तरीके का अनुभव है उस पर बात करते हैं। नमो भारत रैपिड रेल खास तौर पर ये अपने आप में एक पहल है, शुरुआत है। जो यात्री रोज़मर्रा की यात्रा करते हैं उनकी यात्रा का एक सुखद अनुभव। सबसे पहले तो बात करेंगे, मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर भक्ति शाह है। मैं बेसिकली ये बताइए कि ये जो आप पहली बार यात्रा कर रही हैं इसमें नमो भारत, यस, फर्स्ट टाइम। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? डेफिनेटली बहुत अच्छा है। एक्चुअली मेरा मायका जो है वो भुज में है और मेरा ससुराल अहमदाबाद में है और मैं वर्किंग हूँ बीइंग अ डॉक्टर, तो इट्स वेरी कंफर्टेबल फॉर मी। मुझे जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल लग रही है। पहले मैं आइदर बस या फिर प्राइवेट गाड़ी से हम जाते थे, विच वॉज एक्सपेंसिव ऑल्सो और हेक्टिक भी हो जाता था। नाउ द जर्नी इज़ ईजियर फॉर मी और मैं आराम से पहुंच सकती हूँ और मेरे वर्क शेड्यूल भी अच्छे से मैं मैनेज कर पाती हूँ। सेफ्टी के लिहाज से आप, क्योंकि सीसीटीवी है और बाकी जो सुविधाएं हैं, आप यहाँ जो पायलट हैं उनसे बात कर सकती हैं और कन्वीनियंट हैं, सुविधाएं हैं, ये अब आपको कैसी लगी इसमें? जी बिल्कुल, मैंने बहुत सारा सर्च भी किया था, वीडियोस भी बहुत देखे थे और मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ ये चीज़ों के लिए। जो भी सेफ्टी वाइज है, स्पेशली फॉर फीमेल्स के लिए, अगर मैं अकेले भी ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं श्योर हूँ कि मैं सेफली ट्रैवल कर पाऊँगी। तो मुझे सारे ही फीचर्स बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, इसलिए मैं आज फर्स्ट टाइम ये ट्राई करने के लिए डेफिनेटली आई हूँ और मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि सब लोग इसका मैक्सिमम यूज़ करें। आपका शुभ नाम? प्रियांक। आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं इस ट्रेन? जी बिल्कुल कैसा एक्सपीरियंस है? जी, ये नए भारत में ये जो त्यौहार आ रहे हैं उसमें एक मोस्ट अफोर्डेबल जर्नी की एक उपलब्धि है। मैं सरकार का शुक्रगुजार हूँ कि सरकार ने ऐसी उपलब्धि भी बनाई जो आम आदमी उसको अफोर्ड कर सकते हैं और जो सड़क यात्रा होती है उससे ये काफ़ी एक आरामदायक जर्नी होती है और ये पूरी एयर कंडीशन ट्रेन है।
तो उसकी सुविधा, उसकी सीट्स, उसका ये इंटीरियर काफ़ी इम्प्रेसिव है। एक मेट्रो जैसा माहौल है और काफ़ी कंफर्टेबली हम जर्नी कर सकते हैं। तो सरकार की तरफ से त्योहारों में इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्योंकि बढ़ावा दिया जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, तो आपको लगता है कि अगर इस तरीके की शुरुआत होती हैं जो लोकल में हम वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देती हैं, सड़कों पर हम गाड़ी लेकर निकलें, उससे बेहतर है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जी बिल्कुल। सरकार टैक्स कलेक्ट करती है और ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करती है तो टैक्स का सही मायनों में उपयोग होता है। और जब ये इतने अच्छी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो लगता है कि हम भारत अभी बदल रहा है, नया भारत आ रहा है। तो सरकार ऐसी सुविधा देती रहे तो उससे टैक्स पेयर को भी मज़ा आता है कि हम लोग टैक्स भरते हैं तो हमारा कहीं खर्चा किया हुआ टैक्स सरकार उसका डेवलपमेंट कर रही है। निश्चित तौर पर टैक्स के पैसे का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है जब जनता को सुविधाएं मिलें। आप में से किसी ने इससे पहले यात्रा की है इस ट्रेन में? अच्छा, मैं पहले आपसे जान लेता हूँ ये सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आपका प्रोफेशन क्या है और इस यात्रा का अनुभव कैसा है? मेरा नाम दिनेश संगार है। मैं एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग मैनेजर, मैंने 5-6 बार इसमें ट्रैवलिंग किया है क्योंकि मेरे यहाँ पे आने का मतलब 2-3 घंटे ही अहमदाबाद आना पड़ता है कच्छ से। और बस में आता हूँ, गाड़ी में आता हूँ तो वेदर का इशू रहता है, ट्रैफिक का इशू रहता है और मैं टाइम पे कभी भी यहाँ पे अहमदाबाद पहुँच नहीं पाता। और अभी भी अहमदाबाद की ट्रैफिक बहुत बढ़ गई है तो ये बहुत इशू रहता है जनरली। इससे बहुत बेनिफिट हो रही है, ये न्यू ट्रेन लॉन्च हुई है इसके लिए और इसकी क्लीनेस भी बहुत ज़्यादा है और जो बेनिफिट है जो भी ट्रैवलिंग करते हैं लोग उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रही है और बस सही है जो भी किया वो। अच्छा, आप बताइए कि आपका किस तरीके का एक्सपीरियंस है और ख़ास तौर पर जब हम बात करें, मान लीजिए विरमगाम जाना है, किसी को डेली ट्रैवल करना है या फिर उसके आगे तक जाना है, तो ये डेली ट्रैवल जो करने वाले, रोज़मर्रा के ट्रैवल करने वाले हैं, उनके लिए कितनी बेहतर है? बिल्कुल सही बात है कि बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। और हमारे यहाँ गुजराती में कहते हैं कि स्वच्छता यहाँ प्रभुता। आप देखेंगे पूरी ट्रेन में कहीं भी बहुत ही स्वच्छता है, आपको कहीं गंदगी की नहीं दिखे मिलेगी। वॉशरूम बहुत बढ़िया है और हमारे जो, मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे पीएम साहब का और यहाँ की गवर्नमेंट का कि उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा दी है। और हम पीएम तो जब संघ के प्रचारक थे तो यहाँ कई सालों तक घूमे हैं, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के साथ उन्होंने समाज कल्याण का काम किया है। तो उसको उनको पता है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या करना चाहिए, वो उसकी जो तकलीफ है उसको वो बखूबी वाकिफ़ है वो। तो इस प्रकार से उसकी जो डेवलपमेंट है और जो कल्याणकारी योजना है उसका लाभ पहुंचाते हैं। तो थैंक्स टू पीएम और एंड ऑल्सो यहाँ की जो गवर्नमेंट है गुजरात। आखिरी में आपसे समझना चाहेंगे कि आपका किस तरीके का, क्योंकि पहली बार आप यात्रा कर रहे हैं। पहली बार आप यात्रा करता है, हम गांधा में रहता है। एक्चुअली मैं हैदराबाद गए, हमें हमेशा में तो गांधा में 14 साल से रहता है। हम हैदराबाद से आके इधर आके फिर अहमदाबाद आके अहमदाबाद से फिर गांधा में जाता रहता है। वो टाइम में बस को कभी कभी टाइम मिलता है, कभी कभी मिलता नहीं है और बहुत देर लगता है। अभी क्या है 5:30 बजे हम 10 बजे से घर भी पहुँच सकते हैं। ये बहुत नाइस एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम है। ऐसा ट्रेन बहुत और बढ़ाना चाहिए। Definitely, I will say thanks to the Indian government and as well as the Indian Railway also. It is a very safety to the all gents and ladies also, especially ladies के बहुत अच्छा हो जाता है एक्चुअली। हमको लेडीज़ को हमेशा मदद करना चाहिए। डेफिनेटली हम मोदी को थैंक्स करना चाहते हैं। नया इंडियन ग्रो हो रहा है, इट इज़ ए फर्स्ट इंडिकेशन है। सो ऐसा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, नया एक्सपीरियंस है वो तो। और इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन रेलवे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत ऐसा बढ़ाना चाहिए। हमारा इंडिया ग्रो हो रहा है, पहले बोलते हैं चाइना हो रहा है, चाइना नहीं, हम इंडिया, उसे भी हम आगे जाने के लिए इंडिकेशन है। डेफिनेटली वी विल से एक्चुअली विद इन कपल ऑफ ईयर्स में हम तो वर्ल्ड में नंबर 2 नंबर 3 पोजीशन में जाएंगे। वो तो हमारा डेफिनेटली में जाएगा। तो निश्चित तौर पर विकसित होते भारत की दिशा में एक अहम कदम है। एक सदी पहले एक सपना देखा गया, हिमालय के ऊंचे पहाड़ों, बर्फीली वादियों और दुर्गम रास्तों के बीच कश्मीर को रेल के जरिए शेष भारत से जोड़ने का। यह सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट नहीं था, ये प्रतिबद्धता थी भारत के हर कोने को जोड़ने की। ऊधमपुर बारामूला श्रीनगर रेल लिंक परियोजना
ये परियोजना भारतीय रेल के इतिहास में आज तक की सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का उद्घाटन कटरा से किया। ये सपना पूरा हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगे के स्वरूप में रेल की सबसे बड़ी चुनौती को पार करने के बाद विजय पताका फहराई। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी विशेषता है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज। 272 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना का केंद्र बिंदु, एक ऐसा इतिहास जिस पर भारत गर्व कर रहा है और दुनिया सलाम कर रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 72 मीटर की कुतुब मीनार, 324 मीटर के एफिल टावर और उनसे भी ऊंचा ये रेल सेतु। चिनाब नदी के तल से ये रेल सेतु 359 मीटर ऊंचा है। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लिए उम्मीद की नई किरणों को लाएगा, बल्कि पूरे देश को जम्मू कश्मीर से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। हम सभी जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग ज्योग्राफिकल टेरेंस हैं और अभी जम्मू से कश्मीर जाने में 6 से 8 घंटे, कभी कभी 10-10 घंटे का समय लग जाता था। अब इस ट्रेन के परिचालन से यह दूरी जो है वह 3 घंटे में पूरी की जा सकेगी। एक तरफ उत्तर में परिवर्तन हो रहा था, साथ ही सुदूर दक्षिण में भी बन रहा था इंजीनियरिंग कौशल का चमत्कार, पंबन रेल सेतु। ये केवल एक पुल नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर खड़ा वो आधुनिक चमत्कार है जिसका उद्घाटन इसी साल 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। द न्यू पंबन ब्रिज to Rameshwaram bring technology and tradition together. A town that is thousands of years old is being connected by a 21st century engineering wonder. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel. विकसित भारत के सफर में तमिलनाडु का बहुत बड़ा रोल है। मैं मानता हूं तमिलनाडु का सामर्थ्य जितना ज्यादा बढ़ेगा, भारत की ग्रोथ उतनी ही तेज होगी। भारत के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय पंबन रेल सेतु अब एक नए स्वरूप में हमारे सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया है जो न केवल रामेश्वरम को देश से जोड़ता है बल्कि आधुनिकता, प्रगति और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। तकनीक, आस्था और राष्ट्र निर्माण की भावना का मेल, यही है नया पंबन रेल सेतु
जो कि रामेश्वरम को मेनलैंड से जोड़ता है। जहां ज्यादा देर खड़े रहना मुश्किल है, वहां तेज हवाओं और समुद्री लहरों का सामना करके नए पंबन रेल सेतु की मजबूत संरचना का काम पूरा किया है दक्षिण रेलवे और भारतीय रेल के तहत संस्था रेल विकास निगम लिमिटेड ने। जस्ट 5 मिनट में ये इसका ऑपरेशन हो जाएगा, ऊपर उठने का, शिप क्रॉस करने का 10-15 मिनट में। तो मतलब ये वर्ल्ड की आज के दिन जो बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इसमें, मतलब मुझे इसमें कोई मतलब फुल कन्विक्शन है कि ये मतलब जो हमने किया आज का वर्ल्ड का बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस, कोरोशन प्रोटेक्शन और बाकी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है। मैं मतलब नॉट ओनली मैं इसमें काफ़ी गौरव महसूस करता हूँ, ये देश के लिए, भारतीय रेल के लिए एक बहुत बड़ा गौरव के इसमें। इस पुल की सबसे खास बात है इसका वर्टिकल लिफ्ट सिस्टम, जो इसे अन्य पुल से अलग बनाता है। जब कोई जहाज पुल के नीचे से गुजरना चाहेगा तो वो रेलवे नियंत्रण कक्ष को संकेत भेजेगा, तब पुल के इस भाग को इस तरह से उठाया जाएगा। इस दौरान ट्रेन परिचालन को रोका जाएगा। पुल में हाई पावर इलेक्ट्रिक मोटर्स लगे हैं जो एक लिफ्टिंग मैकेनिज्म के जरिए पुल को ऊपर उठाते हैं। दक्षिण के बाद चलते हैं पश्चिम की ओर, जहां शुरू होने जा रही है भविष्य के भारत की रेल। भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार नहीं होगा, बल्कि ये इन लोगों के मेहनती हाथों और उन्नत सोच का परिणाम है जो इसे संभव बना रहे हैं। भारतीय रेलवे के लिए ये एक नई क्रांति लिख रहे हैं। विकास, गति और तकनीकी श्रेष्ठता की दिशा में एक अलग अध्याय। गुजरात के साबरमती को मुंबई से जोड़ने वाली हाई स्पीड ट्रेन का ये सपना जल्द ही हकीकत बनने जा रहा है। हमारे अतीत में जब बड़े बदलावों का जिक्र होगा तो भारतीय रेलवे की शुरुआत एक अहम घटना होगी। कोयले की आंच पर भागते पहियों ने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया। कोयले से डीजल, डीजल से इलेक्ट्रिक, भारतीय रेल ने अपनी यात्रा में बड़े बदलाव देखे हैं। लेकिन एक दशक पहले एक सपना देखा गया। सपना था इतिहास रचने का, इरादा था भारत में बुलेट ट्रेन चलाने का। अब यह सपना साकार होने को है। NHSRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारतीय रेल के तहत वो संस्था है जो एक रचनात्मक सोच को जमीन पर उतार रही है। 12 जनवरी 2016 को पंजीकृत की गई इस कंपनी का मकसद हाई स्पीड रेल का निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन करना है। भारत एक ऐसा देश है जहां विकास की रफ्तार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। इस रफ्तार से कदम ताल करने के लिए जल्द ही बुलेट ट्रेन पटरियों पर दौड़ेगी। बुलेट ट्रेन के लिए बुनियादी ढांचा कैसा होगा, इसकी झलक हमें अहमदाबाद में बन रहे हाई स्पीड रेलवे स्टेशन से मिलती है। करीब 435 मीटर लंबा, 35 मीटर ऊंचा और लगभग इतना ही चौड़ा है ये स्टेशन। और इसके प्लेटफॉर्म्स और ट्रैक्स को भी तकनीकी श्रेष्ठता के साथ डिजाइन किया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं जहां बुलेट ट्रेन का ट्रैक तैयार हो रहा है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के नज़दीक। अहमदाबाद जो HSR का स्टेशन है वहां पर जो दूरी मुंबई के लिए करीब 6 से 8 घंटे में तय होती है, वो दूरी बुलेट ट्रेन आने के बाद इस ट्रैक के जरिए सिर्फ 2 घंटे में तय होगी। घनी बस्ती के किनारे
और भारतीय रेलवे की व्यस्तम रेलवे स्टेशन अहमदाबाद जंक्शन के परिसर में हाई स्पीड ट्रेन के लिए स्टेशन बनाना चुनौतियों भरा हुआ था। ये जगहों पे हमने इसको पूरी तरह से बैरिकेड किया। भारतीय रेल से इसके लिए एक लाइन का ब्लॉक लिया हमने, और हमने इस तरफ भी पूरा बैरिकेड करके पूरा हाइट पे काम किया। इसके लिए अलग अलग तरह के सेफ्टी मेजर्स अपनाए गए, जैसे शीट पाइलिंग थी, फिर उसके लिए पाइलिंग के लिए डिफरेंट डिज़ाइन की रिग्स आई थी इसमें, फिर इसमें जो शटरिंग और जो स्टटिंग मटेरियल है वो डिफरेंट डिज़ाइंस का था, जो विदेशों से और भारत में बनाया गया। मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा कंपोनेंट है इसमें। तो इन सब को इस्तेमाल करते हुए हमने इस स्टेशन को स्ट्रक्चरल पार्ट को पूरा कर लिया है। अभी हमारे लिए आगे का कार्य बचा है इसकी फिनिशिंग, जो कि हम पिछले अगले कुछ महीनों में हमने प्लान किया हुआ है। तो अभी हमने इसको काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी समय पे पूर्ण किया, और जिसमें कि हमको क्वालिटी और सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हाई स्पीड ट्रेन के लिए स्टेशन का ढांचा तैयार है। जब ये बनकर तैयार होगा तो बेहद खूबसूरत और सुविधाओं से लैस तो होगा ही, साथ ही अहमदाबाद शहर की सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रदर्शित करेगा। अहमदाबाद का भारतीय रेल का स्टेशन है। इसमें ये जो रेड कलर का दिख रहा है बॉक्स आपको, ये हमारा हाई स्पीड रेल का स्टेशन है। तो ये स्टेशन जिस पे आप खड़े हैं, ये इसकी बिल्डिंग पूरी बन चुकी है। अभी इसका फिनिशिंग का पार्ट शुरू होने वाला है। इसमें आप देखेंगे हमने इसमें पूरा रोड का नेटवर्क दिखाया हुआ है, मेट्रो का नेटवर्क दिखाया हुआ है और भारतीय रेल का नेटवर्क दिखाया हुआ है। तो जो हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें हाई स्पीड रेल होगी, भारतीय रेल होगी, सड़कें होंगी और मेट्रो होगी, इनको हम सबको इंटीग्रेट कर देंगे। इसमें अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो मेट्रो, ये अंडरग्राउंड मेट्रो है जो कि सामने है, उसको हमने सबवे के थ्रू कनेक्ट कर दिया अपने हाई स्पीड के स्टेशन से। ये एक सिर्फ मेट्रो के लिए एक स्टेशन एंट्री बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिससे कि मेट्रो के पैसेंजर इसमें आ सकें। फिर ये हाई स्पीड के पैसेंजर्स ऊपर है, हाई स्पीड रेल ऊपर जाएंगे और ये भारतीय रेल के स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड होगी। तो वी आर इंटीग्रेटिंग ऑल दीज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड सर्कुलेटिंग एरिया फॉर द रोड ट्रैफिक, सो दैट कि रोड ट्रैफिक भी काफ़ी स्मूथली चले। दरअसल बुलेट ट्रेन रफ्तार भरेगी साबरमती बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन से। आज जो ये रेलवे स्टेशन दिख रहा है, इसकी तस्वीर भी बदलेगी और लोगों की यात्रा का अनुभव भी। क्योंकि अब साबरमती में बनकर लगभग तैयार हो चुका है साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब। साबरमती, जहां महात्मा गांधी ने आज़ादी की अलख जलाई, आज देश में परिवहन क्रांति का गवाह बन रहा है। ये सिर्फ यात्रियों की आवाजाही का जरिया नहीं, बल्कि विकसित होते भारत की दिशा में एक अहम कदम होगा। रेल, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, सड़क, हर एक के केंद्र में होगा ये साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब, जो कि भविष्य में नए अवसरों को जन्म देगा। आज के दौर में हम सड़क, रेल, मेट्रो जैसे किसी भी जरिए का इस्तेमाल करें तो एक ट्रांसपोर्ट मोड से दूसरे ट्रांसपोर्ट मोड पर जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन साबरमती में बन रहा ये महज एक स्टेशन नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की एक झलक है। साबरमती का ये मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब अहमदाबाद मेट्रो के एईसी स्टेशन को, साबरमती पावर हाउस के बीआरटीएस कॉरिडोर को, एएमटीएस के पावर हाउस बस स्टॉप, सौराष्ट्र की ओर जाने वाली रेलवे लाइन, अहमदाबाद दिल्ली लाइन और हाई स्पीड रेलवे स्टेशन, इन सभी जगहों में से किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो ये मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब के जरिए बेहद सहूलियत भरा होगा। साथ ही इस हब में आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल भी इसे विश्व स्तरीय बनाता है। एक इंडिया का पहला तो मल्टी मॉडल बिल्डिंग बना है और इसमें जैसे ग्रीन रेटिंग में देखेंगे तो इसको गोल्ड रेटिंग का तो दर्जा के लिए अप्लाई किया गया है और इसमें सोलर लाइट भी लगे हैं। इस बिल्डिंग में पानी के लिए जीरो लिक्विड एक तो डिस्चार्ज का है, जितना भी पानी हम अंडरग्राउंड का यूज़ करेंगे
उसको हम रिसाइकिल करके फिर से यूज़ करेंगे। जहाँ तक हो सके यहाँ से जो लिक्विड डिस्चार्ज है, जीरो का तो डिस्चार्ज है, एसटीपी का प्लांट यहाँ लगा हुआ है, सोलर का लगा हुआ है, पीने का ड्रिंकिंग वाटर का साफ़ सफाई का लगा हुआ है। एंड ये अर्थक्विक के लिए, अर्थक्विक में जो जोन है इसको अर्थक्विक रेजिस्टेंट ये बिल्डिंग है, इसमें लाइट की व्यवस्था अच्छी है। फ्यूचर में ये बिल्डिंग जो पैसेंजर के लिए काफ़ी सुविधाजनक रहेंगी। और इस बिल्डिंग में एक खासियत है कि यहाँ जैसे पार्किंग का 1300 फोर व्हीलर का पार्किंग रखा गया है। जैसे उसमें 4 फ्लोर है, एक बेसमेंट है, ग्राउंड है, फर्स्ट है एंड सेकेंड फ्लोर है, जो पूरे ही पार्किंग रखा हुआ और किसी को कोई दिक्कत ना हो। और इस बिल्डिंग के थ्रू जो मेट्रो का जो कनेक्शन है, अहमदाबाद में जो स्टेडियम है जहाँ पर मैचेज होते हैं उस टाइम भीड़ काफ़ी होते हैं, तो इस पार्किंग का अच्छी तरह से यूज़ तो किया जा सकता है। ये बदलाव सिर्फ शहरों और स्टेशनों तक सीमित नहीं है। सुविधाओं के मामले में हाशिए पर रहे रेलवे स्टेशनों की भी तस्वीर बदल रही है। देश में 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत काम किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना सिर्फ इमारतों का पुनर्विकास नहीं है, बल्कि ये रेलवे स्टेशनों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के केंद्रों में बदलने की एक पहल है। फरवरी 2023 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जो कि विकसित भारत की दिशा में एक अहम कदम है। पश्चिम रेलवे के तहत गुजरात में ये स्टेशन है डाकोर। ये एक ऐतिहासिक नगर है और यहाँ पर भगवान कृष्ण का एक विशेष मंदिर है, जहाँ भगवान कृष्ण की पूजा रणछोड़ राय महाराज के तौर पर की जाती है। गुजरात के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से भी कृष्ण भक्त यहाँ आते हैं। जहाँ पहले एक साधारण ढांचा और सीमित सुविधाएं थीं, वहीं अब सुविधाजनक भवन है, स्वच्छ प्लेटफॉर्म है और वेटिंग हॉल है। यात्रियों की सुविधा के लिए हर जरूरी इंतजाम अब रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है डाकोर के स्टेशन पर शहर की विशेषता बताती ये पेंटिंग्स। जब कोई यात्री यहाँ से गुजरता है तो इन बेहतरीन पेंटिंग्स के जरिए वो शहर की विशेषताओं के बारे में जान लेता है। साथ ही रणछोड़ राय मंदिर में दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों के अनुभव भी रेलवे स्टेशन पर बेहतर हो रहे हैं। हर चीज़ वैसे तो अच्छी है, मतलब कि जब मैं फर्स्ट टाइम आई तब इतना कुछ नहीं था, ये ऐसा मतलब कि कुछ नहीं था, पर अभी आए तो अच्छा है, ऐसे सब अच्छा है, रूम सब अच्छे है। पहले स्टेशन अच्छा नहीं था, अब अच्छा है, क्लीन है। मंदिर पे दर्शन करने आते थे तो यहाँ बैठा भी नहीं जाता था, अब तो एकदम क्लीन, साफ, वाईफाई हाईफाई सब लगा हुआ है, पानी भी ठंडा मिलता है। हम हमारे गांव आए थे तो यहाँ पे मंदिर था ना, तो ये हमारा ही गांव है, तो दर्शन करते हैं हम आके, तो दर्शन भी हो गए और अभी हम हमारे गांव जा रहे हैं दाहोद। और पहले स्टेशन ऐसा अच्छा नहीं था, पर अब इतनी सुविधा हो गई है, बहुत अच्छा हो गया। अब ऐसा लगता है यहाँ पे ही रहे और सुकून शांति मिल जाता है स्टेशन में आके, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बन गया। पहले बाहर ही बैठे रहना पड़ता था, तो पहले अच्छा नहीं लगता था। अब ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी स्टेशन पे जाए, अच्छा छावा भी है न, सफाई में भी है, तो अच्छे स्टेशन पे आधा एक घंटा जल्दी आके बैठने का अच्छा लगता है, पंखे वंखे सब चालू करें। ये बदलाव बताता है कि अब विकास का सफर महानगरों से निकलकर छोटे दूर दराज के रेलवे स्टेशनों तक पहुंच चुका है। और यही है अमृत भारत स्टेशन परियोजना का असली उद्देश्य, क्योंकि जहां रेल होती है वहां विकास होता है और रेलवे का विकास क्षेत्र के विकास को भी रफ्तार देता है। अब आपको लिए चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर, जहां
केंद्र सरकार एक्ट ईस्ट नीति के तहत बदलाव पर विशेष जोर दे रही है और इस बदलाव में अहम भूमिका निभा रही है भारतीय रेल। एक दशक पहले देश के इस हिस्से में रेल कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या थी, लेकिन अब उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में बेहतर रेल नेटवर्क तैयार करने पर तेजी से काम हो रहा है। उदाहरण के तौर पर मिजोरम की राजधानी आइजोल को ही देखिए। यहां कठिन परिस्थितियों में भी राज्य की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया गया है और जल्द ही यहां यात्री और मालगाड़ियां रफ्तार भरेंगी। मिजो यानी पहाड़ों पर रहने वाले लोग और रम यानी उनकी धरती। लेकिन मिजोरम की राजधानी आइजोल को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए दशकों का इंतजार करना पड़ा है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब यात्री हो या पर्यटक रेल के जरिए इन अनदेखी और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पहाड़ियों को निहार सकेंगे, इस रास्ते पर यात्रा कर सकेंगे। साथ ही ये राज्य पहाड़ों से घिरा है, जहां सड़कें, सकरी और मौसम अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में रेल संपर्क का न होना केवल एक भौगोलिक कठिनाई नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अवसरों की दूरी भी है। हरी भरी पहाड़ियों और घुमावदार रास्तों के बीच बसी मिजोरम की राजधानी आइजोल एक नए युग में प्रवेश करने जा रही है। ये रेलवे नेटवर्क के जरिए जुड़ने जा रही है। ये प्रोजेक्ट अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि मिजोरम की राजधानी आइजोल बड़े लंबे अरसे के बाद रेलवे नेटवर्क से जुड़ने जा रही है। तो चलिए यात्रा करते हैं इस अहम प्रोजेक्ट की। ये सिर्फ 51.38 किलोमीटर की रेल लाइन नहीं है। ये भारत की इंजीनियरिंग कौशल, समर्पण और संकल्प का प्रतीक है। मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए बैरबी से साइरांग तक ये रेल लाइन देश की सबसे चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में से एक रही है। घनी जंगल, ऊंचे पहाड़, खतरनाक ढलानें और क्षेत्र में मौजूद सीमित संसाधन हर मोड़ पर चुनौती थी। इसके पहले जो मिजोरम में जो रेलवे लाइन आती थी वो सिर्फ 5 किलोमीटर की थी, वो असम मिजोरम के बॉर्डर पे अप टू बैरबी तक। अब ये बैरबी से लेके साइरंग तक 51.38 किलोमीटर का रेलवे प्रोजेक्ट जो है, जो अभी बन के कंप्लीट हुआ है। ये हमारा टोटल प्रोजेक्ट जो 51.38 किलोमीटर का है, ये मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ द इंडियन रेलवे में है। इसका रीज़न ये है कि ये पूरी की पूरी अलाइनमेंट हमारी जो है, जो डिफ़िकल्ट हिली टेरेन के बीच में से पास होती है। और इसमें हम पूरे प्रोजेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हमारे टनल्स हैं अराउंड 15.8 किलोमीटर, जो कि 31% बन जाते हैं। हमारे 153 नंबर इसमें टोटल ब्रिजेस हैं, जिसमें से कि हमारे 88 माइनर ब्रिजेस हैं। 10 नंबर इसमें जो है हमारे ROB RUBC हैं और 88 नंबर सब मेजर ब्रिजेस हैं। ये परियोजना 4 चरणों में पूरी की गई है। बैरबी से हरटोकी तक 16.7
2 किलोमीटर। हरटोकी से कॉनपोई 9.71 किलोमीटर। कॉनपोई से मोअलखांग तक 12.1 किलोमीटर और मोअलखांग से सायरंग तक 12.84 किलोमीटर। हमारे लिए तो ये बहुत मूवमेंट ऑफ प्राइड है और एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है हमारी रेलवे के लिए भी और हमारी कंट्री के लिए भी, क्योंकि ये एक हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें से 4th स्टेट जो है, पहले 3 स्टेट हैं हमारी स्टेट कैपिटल्स, गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर, ये कनेक्टेड थी। और अब आइजोल जो है ये हमारी 4th स्टेट जो है वो अभी 4th कैपिटल जो है वो ये कनेक्ट होने जा रही है। और डेफिनेटली ये हमारे लिए जो है, हमारे भारतीय रेल के लिए, सारे देशवासियों के लिए एक बड़ा गर्व का मोमेंट है ये। इस रेल मार्ग में बनाई गई हैं 48 सुरंगें, जिनकी कुल लंबाई है 12,853 मीटर और 55 विशाल पुल, जो इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने हैं। हर मीटर रास्ता बनाना एक युद्ध जीतने जैसा था। इसके अलावा मिजोरम जैसे घने पहाड़ों वाले राज्य में रेल की आवाजाही के दौरान संचार साधनों के लिए व्यवस्था करना भी मुश्किलों भरा था। जहाँ तक टेलीकॉम की बात है तो यहाँ हम लोग ने ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पूरे देश से दूसरे देश से यहाँ जोड़ा है। साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारा ये एरिया काफ़ी हिली ट्रेन है, जिसमें कम्युनिकेशन, जिसमें आपको मोबाइल सिग्नल नहीं मिलते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग ने एक न्यू टेक्नोलॉजी लीकी केबल का यूज किया है, जो टनल में आता है और जिससे हमको सीमलेस कम्युनिकेशन, जिसे हमारा जो भी रेलवे ऑफिशियल्स है जो ट्रैक में काम कर रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, उसको स्टेशन से सीमलेस कम्युनिकेशन मिले, उसके लिए हम लोग ने टनल रेडियो कम्युनिकेशन, जो लीकी केबल टेक्नोलॉजी पर आधारित है, वो यूज किया है। ये सफर सिर्फ राजधानी तक ही सीमित नहीं रहेगा। अब वो इलाके रेल नेटवर्क से जुड़ रहे हैं जो कि दशकों से कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रहे थे और यहाँ के लोगों में भी रेल को लेकर काफी उत्साह है। मिजोरम की तरह नागालैंड की राजधानी कोहिमा को भी रेल नेटवर्क से जोड़ने पर काम तेजी से हो रहा है। 82.5 किलोमीटर लंबी दीमापुर कोहिमा रेलवे लाइन के काम को आने वाले वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। त्रिपुरा में भी 152 किलोमीटर लंबी बदरपुर से अगरतला तक रेलवे लाइन को 2016 में मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदल दिया गया था। इसी के साथ त्रिपुरा के दक्षिणी हिस्से तक 112 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना का भी काम बीते दशक में पूरा कर लिया गया। त्रिपुरा में पूरे रेलवे नेटवर्क को इलेक्ट्रिफाइड भी कर दिया गया है। साथ ही त्रिपुरा में रेलवे लाइन के दोहरीकरण का भी काम जल्द शुरू किया जाएगा। मणिपुर में असम की सीमा से सटे जिरीबाम तक मीटर गेज का रेलवे स्टेशन मौजूद था। 2016 में अरुणाचल जिरीबाम गेज कन्वर्जन के तहत जिरीबाम तक रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में बदल दिया गया है। इसके अलावा राजधानी इम्फाल को जोड़ने के लिए 110.62 किलोमीटर लंबी जिरीबाम इम्फाल रेल परियोजना पर भी काम किया जा रहा है। इस परियोजना के तकरीबन आधे हिस्से को कमीशन भी कर दिया गया है। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर, जो कि 2014 में रेलवे नेटवर्क में शामिल हो चुकी थी, वहां 2015 में असम के बालीपारा से अरुणाचल के भालुकपोंग तक मीटर गेज की लाइन को ब्रॉड गेज में बदल दिया गया था। मुरकोंग सेलेक से पासीघाट तक रेलवे लाइन का काम किया जा रहा है, जो कि अगले साल की शुरुआत में पूरा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही पासीघाट से परशुराम कुंड होते हुए वाकरो तक और इसके अलावा तवांग तक रेलवे लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे यानी FLS को भी किया जा चुका है। सिक्किम में सेवोक से रेंगपो तक रेलवे लाइन पर काम किया जा रहा है, जिसके 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है।
मेघालय में पहली बार अगस्त 2014 में पहला रेलवे स्टेशन मेडी पठार बना। हालांकि मेघालय के 2 अन्य रेलवे प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार की सहमति बाकी है। असम में लंबे अरसे से बेहतर रेलवे नेटवर्क है। हालांकि राज्य में मेन लाइन के दोहरीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। साथ ही असम में तकरीबन सभी रेलवे लाइन का विद्युतीकरण कर दिया गया है। इसके अलावा पूरे उत्तर पूर्व में करीब 834 किलोमीटर ट्रैक जो कि मीटर गेज था उसे ब्रॉड गेज में बदल दिया गया है। उत्तर पूर्व में रेलवे नेटवर्क न केवल यात्रियों और व्यापारियों के लिए बल्कि देश में सामरिक लिहाज से भी अहम है। ये सिर्फ लोहे की पटरियां और पुल नहीं, ये उन सपनों की राह है जो कभी असंभव लगते थे। ये जोड़ते हैं लोगों को, संस्कृति को और भविष्य को। एक तरफ भारतीय रेल देश के हर हिस्से में यात्रा को सुखद बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं माल ढुलाई की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल कर रही है। ये तस्वीरें हैं रुद्रास्त्र की, एक खास मालगाड़ी जिसे इसी महीने चलाया गया। 4.5 किलोमीटर लंबी 354 वैगन वाली इस मालगाड़ी को 7 ताकतवर इंजनों ने खींचा। भारतीय रेल के लिहाज से यह प्रयोग एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके साथ ही इसी महीने के अगस्त में पंजाब के रूपनगर से पहली बार एक मालगाड़ी सफलतापूर्वक कश्मीर घाटी के गुड्स शेड तक पहुंची। निश्चित तौर पर यह एक ऐतिहासिक अवसर था, लेकिन माल ढुलाई में बदलाव की शुरुआत 1 दशक पहले ही हो चुकी थी, जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम शुरू किया गया। तेज रफ्तार में दौड़ती मालगाड़ियों को मुमकिन बनाया है भारत के माल परिवहन को एक नई दिशा देने वाले सबसे बड़े बुनियादी ढांचे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने। डीएफसी की कुल लंबाई 2843 किलोमीटर में से 2741 किलोमीटर यानी 96% से ज्यादा हिस्से में परिचालन शुरू है और बाकी पर तेजी से काम हो रहा है। इसी के साथ रेलवे भविष्य के लिए 3 नए फ्रेट कॉरिडोर के लिए परियोजना तैयार कर रहा है। पहला ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, ये खड़गपुर से विजयवाड़ा तक। दूसरा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये पालघर, भुसावल, नागपुर, खड़गपुर होते हुए डांकुनी तक और राजखरसावा से काली पहाड़ी होते हुए अंडाल तक जाएगा। इसके साथ ही तीसरा नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर, विजयवाड़ा से नागपुर और इटारसी तक। ये कॉरिडोर न केवल भारत के माल परिवहन को अधिक तेज और सस्ता बनाएंगे, बल्कि बंदरगाहों, औद्योगिक क्षेत्रों को सीधे जोड़कर भारत को व्यापार के लिए और सक्षम बनाएंगे। इसके अलावा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से यात्री रेलगाड़ियों को चलाने में भी सहजता हुई है। इसका उदाहरण इस साल की शुरुआत में हुए महाकुंभ में देखने को मिला। चूंकि इस बार रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना चुका था, इस वजह से रेलवे महाकुंभ के लिए प्रयागराज में मौजूद स्टेशनों से 17,000 से ज्यादा ट्रेनें चला सका। ये सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि एक भावनात्मक सफर था, जिसमें ट्रेन की हर बोगी आस्था का रथ बनी। गंगा भी जा रही, जमुना भी जा रही, गंगा रेलवे ने इस महाकुंभ में यात्रियों को सिर्फ पहुंचाने का नहीं बल्कि जोड़ने का भी काम किया। दिलों को, संस्कृतियों को और परंपराओं को। महाकुंभ 2025 के लिए रेलवे ने 3 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव किया गया। Why we were able to achieve this is जो अपनी रेलवे की इंटरनल प्लानिंग थी, बट उसके साथ कोऑर्डिनेशन में जो स्पेशली इस बार खुसरो बाग का हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। जो सर्ज आती है वो एकदम पैनिक क्रिएट करती है लोगों में, तो वो इस बार बिल्कुल नहीं आ पाई, क्योंकि हम लोगों के पास खुसरो बाग एज अ ब्रीदिंग स्पेस था। मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं हुई है, भीड़ भी थी तो लोगों ने कंप्रोमाइज़ करके बैठाया सबको, सभी लोग मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई आने जाने से। बहुत अच्छा मजा आया, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। हम बहुत सारे दोस्त आए कॉलेज से,
बहुत इंटरेस्टिंग रहा है हमारी जर्नी। रेलवे की यात्रा बहुत अच्छी है, यहाँ पर मैनेजर भी बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत सहायता करते हैं, सभी हेल्पिंग नेचर के हैं। रेलवे की तो बहुत सुविधा है, बहुत सपोर्ट है उनका हम लोगों को। और मेला भी गया था तो बहुत अच्छी व्यवस्था है सर, बहुत मज़ा आया, बढ़िया लगा। और घाट भी बहुत अच्छे अच्छे बने हैं। भारतीय रेल की इन उपलब्धियों के पीछे होती है बेहतर नीति और निर्णय लेने की क्षमता, साथ ही रेलवे कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और हौसला, जो किसी भी परिस्थिति में दिन और रात अपने काम को अंजाम दे रहे होते हैं। हालांकि दूसरी ओर भी स्टील की चमक, मशीनों की गूंज और कुशल हाथों के कमाल से बनते हैं वो डिब्बे जो रोज करोड़ों भारतीयों को मंजिल से जोड़ते हैं। 2004 से 2014 के बीच भारतीय रेलवे हर साल औसतन 3,300 कोच बनाती थी, लेकिन 2014 से 2024 के बीच देश ने कोच निर्माण में एक ऐतिहासिक छलांग लगाई। 2014 से 2024 तक 54,809 कोच बने, यानी औसतन हर साल 5,481 कोच। ये इजाफा केवल संख्या में नहीं बल्कि गुणवत्ता, तकनीक और आत्मनिर्भरता में भी था। वित्त वर्ष 2024 और 25 में कोच प्रोडक्शन में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया। आईसीएफ चेन्नई ने कोच प्रोडक्शन में रिकॉर्ड स्थापित किया और आंकड़े को 3,000 के पार किया। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने भी इस बार 2,102 कोच बनाए। इसी के साथ मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में भी कोच बनाने का आंकड़ा पहली बार 2,000 को पार किया। आईसीएफ का गौरवशाली इतिहास है, जहां के कोच देश के साथ विदेशों में भी भारतीयों की कुशलता की गवाही दे रहे हैं। सफ़र जो है 1955 से स्टार्ट हुआ। 10-15 कोचेस वगैरह बनाते थे इनिशियली, और उसको बढ़ाते बढ़ाते हम अब तक ऑलमोस्ट 3,000 कोचेस एवरी ईयर बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आईसीएफ है, जो अभी तक 75,000 से ज़्यादा, मतलब 77,000 हो गया अभी। लास्ट ईयर हमने 75,000 टच किया था, इस साल 77,000 कोचेस हमने टच किया है। कोच निर्माण की ये बढ़ती रफ्तार भारत की बढ़ती रेल मांग और आधुनिक बुनियादी ढांचे के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भारत में रेल सिर्फ यात्रा का साधन नहीं है, ये वो है जो गांव से शहर, उत्तर से दक्षिण और अतीत से भविष्य को जोड़ती है। हर इंजन में है ताकत, हर कोच में है उम्मीद और हर सफर में है विकास की कहानी। एक ऐसी यात्रा जो कभी नहीं रुकती, क्योंकि ये केवल गाड़ियों का नेटवर्क नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन है। 1853 में भाप के इंजन से शुरू हुआ सिलसिला अब 21वीं सदी में एक नई परिभाषा गढ़ रहा है, और जल्द ही भविष्य में इस जैसी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की तैयारी भी हो रही है, जो कि एक नया कीर्तिमान लिखेगी। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे और मेरे साथी कैमरा पर्सन सुधांशु भूषण को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी।